नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ाऊंगी। ब्रिटिश संसद एक संप्रभु संस्था है। संप्रभु संस्था किसे कहते हैं? जिस संस्था के द्वारा निर्मित कानूनों को अन्य किसी संस्था के द्वारा असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता हो। ब्रिटिश संसद विश्व में संसद की जननी के रूप में जानी जाती है। यानी ब्रिटिश संसद का जो स्वरूप है और वर्तमान में विश्व के अन्य देशों में संसद का जो स्वरूप है, उसमें बहुत कुछ जो योगदान है वो ब्रिटिश संसद का ही माना जाता है। ब्रिटिश संसद को अगर सर्वोच्च संस्था कहा जाता है तो इसके सामान्यतः दो अर्थ लगाए जाते हैं। पहला है सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। पहले से तात्पर्य है कि संसद पूरे देश के लिए और किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और विधि निर्माण की संपूर्ण शक्ति संसद के हाथ में है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका आशय है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च हैं। उन्हें किसी भी नियम, कानून और विधि के द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम अन्य देशों के संदर्भ में पढ़ते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत होता है। न्यायिक पुनरावलोकन से आशय है कि संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। लेकिन अगर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के नकारात्मक पक्ष को हम देखें तो इसका आशय भी यही है कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून को वहाँ की कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का यह पहलू बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के संबंध में डायसी ने कहा है कि संसद की संप्रभुता कानूनी दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी राजनीतिक संस्थाओं में बहुत सारी संस्थाएं जो है वो ब्रिटेन की देन मानी जाती हैं, लेकिन ब्रिटिश संसद जो है उनमें एक सर्व प्रमुख देन के रूप में मानी जाती है। ब्रिटिश संसद की शक्तियों का वर्णन करते हुए डी लोमे एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का क्या आशय है, इसके तीन अर्थ लगाए जाते हैं। पहला है, ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो संसद न बना सकती हो। यानी ब्रिटेन में संसद हर तरह के कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक सभी क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा है, संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। विश्व में सबसे लचीला संविधान जो माना जाता है वो ब्रिटेन का माना जाता है। लचीला संविधान से आशय है कि संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों में निर्माण की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता है। वहाँ संविधान में बड़े से बड़े संशोधन कर सकती है और वह पूरी शासन प्रणाली को भी बदल सकती है। अर्थात अगर ब्रिटिश संसद चाहे तो इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित कर सकती है, लॉर्ड सभा को समाप्त कर सकती है। यानी संसद के द्वारा निर्मित कानूनों पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। अगला है, संसद की विधियां सर्वोच्च, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा निर्मित जो विधियां होती हैं उन्हें किसी भी कानूनी इकाई के द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक आता है संसदीय संप्रभुता पर सीमाएं। जब हम ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता या संप्रभुता के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो ये नहीं है कि वहाँ पे संसद जो है वो अधिनायकवादी संस्था बन गई है। वहाँ पे भी कुछ राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक नियंत्रण ऐसे हैं जो कि संसद की संप्रभुता पर सीमाएं लगाते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने प्रधानमंत्री पढ़ा था, मंत्रिमंडल पढ़ा था, कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से जो चीज़ें हैं वो व्यवहारिक रूप से नहीं है। यानी वहाँ पे जब हम संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहाँ पे संसद अब उस रूप में संप्रभु या सर्वोच्च नहीं रही है जैसे कि पहले हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे अब समस्त शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, व्यवहारिक रूप में जो केंद्रीकरण है, वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में हो गया है। ब्रिटेन में संसद की शक्तियों में के पतन के या उसकी शक्तियों में क्यों कमी हुई, उसके कुछ राजनीतिक कारण है। सबसे पहला है व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। व्यक्तिवादी विचारधारा हम किसे कहते हैं? जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित होती है, और समाजवादी वो होती है जिसमें कि समाज के विकास को प्रमुख मानकर चला जाता है। तो ब्रिटेन में भी समाजवादी राज्य की स्थापना की जा रही है और राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
यानी पहले भी मैंने आप लोग को बताया था कि 18वीं 19वीं या 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक राज्यों का जो स्वरूप हुआ करता था वो पुलिस राज्य का हुआ करता था, जो कि नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक या आंतरिक या बाहरी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता था। लेकिन धीरे धीरे करके 20वीं शताब्दी में पुलिस राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी राज्य के अंदर परिवर्तित हो गया, और इस लोक कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति ने ही ब्रिटेन में संसद को कमज़ोर किया है और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की शक्तियों को बढ़ावा दिया है। दूसरा है विस्तृत चुनाव क्षेत्र। इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्र विस्तृत हैं। अब किसी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं है कि वह अपने सीमित संसाधनों से चुनाव लड़ सके। अब जब कोई उम्मीदवार अपने दल के चुनाव से अपने राजनीतिक दल से चुनाव लड़ता है तो उसके लिए बंधन है कि वह अपने राजनीतिक दल के नियमों का पालन करे। अगला आता है प्रदत्त विधायन। प्रदत्त विधायन की जो यह प्रदत्त व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है उसने संसद की शक्तियों में कटौती करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि समय और तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण कानून निर्माण की जो शक्ति संसद के हाथों में हुआ करती थी, धीरे धीरे करके शक्तियों का यह हस्तांतरण कार्यपालिका के हाथों में होता जा रहा है और इसे ही हम प्रदत्त व्यवस्थापन या प्रदत्त विधायन कहते हैं। अगला आता है वित्तीय नियंत्रण में हास। वित्तीय नियंत्रण में हास से आशय है कि अब तक तो ये माना जाता था, सैद्धांतिक रूप से तो ये माना जाता है कि ब्रिटेन में बजट तैयार करने पर या बजट पर पूरी तरह से संसद का नियंत्रण होता है, लेकिन व्यावहारिक रूप में मंत्रिमंडल ही वार्षिक बजट तैयार करता है और वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करता है, और जिस रूप में वित्त मंत्री के द्वारा बजट को पेश किया जाता है उसे सामान्यतः उसी रूप में पारित कर दिया जाता है। अगला है संसद की प्रक्रिया। संसद की प्रक्रिया में इसे आशय है कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं। विधेयक किसको कहते हैं? जो कि संसद में कानूनी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसे हम विधेयक कहते हैं। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक जो कि मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं और दूसरे निजी विधेयक। निजी विधेयक जो कि अन्य सांसदों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सामान्यतः संसद में वही विधेयक पारित होते हैं जो कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। ये इन सब कारणों से, इन सब राजनीतिक कारणों से या बदली हुई परिस्थितियों ने ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को या संसद की शक्तियों को कम करने में योगदान दिया है। संसद की शक्तियों के इस कमी ने या उसके शक्तियों के इस हास ने संसद को यद्यपि कमज़ोर कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि संसद के स्वरूप को अभी भी बनाए रखे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रिटेन की कॉमन सभा। ब्रिटेन की कॉमन सभा संसद का निम्न सदन है। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं। उच्च सदन को लॉर्ड सभा कहते हैं, निम्न सदन को कॉमन सभा कहते हैं। कॉमन सभा वहाँ का लोकप्रिय सदन है और संसार का सबसे पुराना सदन है। सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। प्रतिनिधि सदन हम किसको कहते हैं? जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी भागीदारी अभिव्यक्त की जाती है, उसे हम प्रतिनिधि सदन कहते हैं। ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 650 है। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है। कॉमन सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहला है वह इंग्लैंड का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, तीसरा उसका नाम मतदाता सूची में हो, और चौथा वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य हो, जो विदेशी हो, जो नाबालिग हो, जो शासकीय कर्मचारी हो, जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित हो और किसी घोर अपराध के लिए दंडित व्यक्ति हो, तो उन्हें कॉमन सभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकती है, जबकि देश के अंदर कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के समय था, तो ऐसी स्थिति के अंदर कॉमन सभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। कॉमन सभा के सदस्य होने के नाते सांसदों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसमें कि वो उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है।
उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराए के रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही आरंभ होता है। ब्रिटेन में ये प्रथा है कि वर्ष में एक बार अधिवेशन बुलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। कॉमन सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति की जो संख्या है वो 40 निर्धारित की गई है। गणपूर्ति किसे कहते हैं? निम्नतम संख्या जो कि किसी भी सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। यानी कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 650 है, और उसमें कम से कम अगर 40 सदस्य उपस्थित हों तो ही कॉमन सभा की कार्यवाही संचालित होती है। कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, और वो ही सदन की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है।